Okay guys, open your notes and please be ready to ask me the doubts. अर्नव तो जानबूझ के मेरे ख्याल से नहीं आया होगा, he may be preparing on his own. Okay, so resources. पहली बात रिसोर्स क्या होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे. रिसोर्स होता है एनीथिंग विच इज यूजफुल, फर्स्टली anything which has got alternative use, and thirdly which is limited. For example, पैसा, एक बंदे के पास जो पैसा है, मेरे पास जो पैसा है, वो मेरा रिसोर्स है. पहली बात तो लिमिटेड है, मैं उसको एक जगह यूज कर सकता हूँ, या तो मैं उससे पिज्जा खा लूँ या मैं सॉफ्ट ड्रिंक पी लूँ, अगर मेरे पास 10 रुपीज या 20 रुपीज है. और तीसरा होता है इट इज अल्टरनेटिव यूजेज, लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड यूसेज है, मेरे लिए यूजफुल है. कचड़ा कोई बोले कि भाई रिसोर्सेज है, तो जनरली रिसोर्स नहीं होता, पर कुछ लोग कचरे को भी, गार्बेज को भी यूज करके बहुत सारी चीज बनाते हैं. गार्बेज से भी काफी लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, वो अलग बात है. बट एग्जांपल तुम्हें दूं, मैं सपोज करो ओशन का वाटर है, उसको रिसोर्स में काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अनलेस कि तुम उसको बोलो कि भाई शिपिंग होती है, उससे ये होता है वो होता है, बट उसके अल्टरनेटिव यूजेज नहीं है. अगर शिप नहीं चलेगा तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे काम आ जाएगा. ओशन वाटर कैन बी सेड कि नहीं ये रिसोर्स नहीं है, अनलिमिटेड है, असेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, बट है कि उसका रिसोर्स में काउंट नहीं कर सकते. रिसोर्स में काउंट क्या है, मेरी एक टीम है सीसीएल की, वो ह्यूमन रिसोर्स है, उसके अंदर जितने टीचर्स हैं, असिस्टेंट टीचर्स हैं, वो एक रिसोर्स है मेरा. एक टीचर को अगर मैंने बोला ये क्लास आप ले लो, तो वो दूसरी क्लास नहीं ले सकती, और वो यूजफुल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे सीसीएल के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करती हैं, और वो लिमिटेड है. तो इन तरह की चीजों को रिसोर्सेज बोलते हैं. रिसोर्सेज कई तरह के होते हैं. रिसोर्सेज होते हैं कि सी व्हाट इज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्स, ये भी एक क्वेश्चन आता है. इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज कि वो कितना आपको फुलफिल कर रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई फार्मर है, उसके पास 2 एकर्स लैंड है, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगी, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी वो लैंड कितना प्रोड्यूस दे रही है उसको, और आगे आने वाले सालों तक काउंट किया जाता है, अगर 50 साल 100 साल तक वो देती रहेगी, तो उसको हम काउंट करते. कोई शेयर खरीदा आपने रिलायंस का, वो रिलायंस जब आप शेयर खरीदते हो, उस शेयर के अंदर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू मानी जाती है, आने वाले टाइम में आपको इतना प्रॉफिट या इनकम बना के देगा. दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू. ओके, देन टाइम एक रिसोर्स है. अगर मैं टीवी देख रहा हूं तो मैं जिम नहीं जा सकता, या तो टीवी देखूं या जिम जाऊं, तो ये रिसोर्स है टाइम. लिमिटेड है टाइम, 24 आवर्स में 24 आवर्स ही होते हैं बंदे के पास, ज्यादा नहीं हो सकते. अल्टरनेटिव यूजेज हैं, और मेरे लिए टाइम यूजफुल है, मेरे पास टाइम है तो बहुत कुछ कर सकता हूँ. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स. नेचुरल है, फॉरेस्ट है, रिवर्स है, नेचुरल. मैन मेड, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट हैं, ये सब मैन मेड रिसोर्सेज है. एरोप्लेन है, कार, सब ये सब चीजें. ह्यूमन रिसोर्स क्या है? People in your company, people in your department, people in your group, people in your institute are human resources. Like I gave example of my teachers, so they are my human resource. Right. Natural resource हो गया, सबको पता है. Actual resource, अच्छा, एक दो चीजों में बड़ा बच्चों को डाउट पड़ता है. एक वर्ड ही होता है स्टॉक, और एक वर्ड ही होता है पोटेंशियल रिसोर्स. ये देखो, इसको देख लो. नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग डाल दिए उन्होंने. यूबिक्विटस होता है, हर जगह पाया जाता है. यूबिक्विटस होता है जो हर जगह पाया जाता है. मॉस्किटोस याद रखो, मॉस्किटो हर जगह मिलते हैं. यूबिक्विटस मतलब हर जगह मिलता है. लोकलाइज्ड रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? हाँ वही बता, मुझे पता. पोटेंशियल पे सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को स्टॉक और पोटेंशियल होती है. ओके, सो एक्चुअल रिसोर्स क्या है जो हम आज की डेट में यूज कर पा रहे हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है. पोटेंशियल रिसोर्सेज वो हैं कि कल को हमारे काम आ सकते हैं, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने के लिए, या उसका एक और सब पार्ट. ये मैं पॉइंट बोर्ड पे समझाता हूँ. ठीक, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की मैंने कि नहीं किया? ओके, सो दिस इज आवर क्लास 8. स्क्रीन शेयर हो रही है. थैंक यू. बहुत जरूरी नहीं तो वीडियो बोरिंग हो जाता है. रिवीजन एसएसटी, सो ज्योग्राफी चैप्टर 1 कर रहे हैं हम अभी के लिए, बाकी देखेंगे बाद में क्या कर रहे हैं. ऑलराइट, सो देयर आर टू वर्ड्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. पोटेंशियल रिसोर्सेज and another word comes stock, and actual resource मान लो अभी.
एक्चुअल रिसोर्स क्या है? अवेलेबल है, being used. Example, हाइडल एनर्जी. एवरीबडी नोज व्हाट हाइडल एनर्जी. हाइडल इलेक्ट्रिसिटी बोल दो चाहे. बेसिकली आप एक डैम बना देते हो, डैम से पानी गिरता है, टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है, टरबाइन घूमती है और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. पोटेंशियल रिसोर्स एग्जाम्पल इसका है विंड एनर्जी इन गुजरात और राजस्थान. वहां बहुत तेज हवाएं चलती हैं, खासकर राजस्थान में बहुत तेज हवाएं चलती है. लेकिन अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम वहां पे विंड मिल एस्टेब्लिश कर सकें. दूसरा एग्जाम्पल, साइंटिस्ट को पता चल गया है कि लद्दाख के अंदर यूरेनियम है. आज की डेट में हम यूरेनियम दूसरे कंट्री से मंगाना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है. लद्दाख के अंदर यूरेनियम है, बट टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट इज नॉट अवेलेबल. तो ये पोटेंशियल रिसोर्स में आएगा. अभिनव, वंश, ये पोटेंशियल में आएंगे दोनों. अब बात करते हो स्टॉक की. अमेरिका के पास ना, यूएसए के पास काफी क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है. अमेरिका, यूएसए हैज स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल बोलते हैं उसको, पेट्रोलियम मतलब. बट इट डज नॉट यूज इट. इट इंपोर्ट्स फ्रॉम गल्फ कंट्रीज. गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता भाई. तेरे पास है भाई, तो तू यूज क्यों नहीं कर रहा? वो कहता है ये मेरा स्टॉक है, ये मेरा रिजर्व है, इसको मैं जब जब तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना, अरब कंट्रीज, जब तुम्हारा खत्म हो जाए तब यूज करूंगा. आई होप गाइस यू अंडरस्टूड दिस. यस सर. यस सर. फिर आया अबायोटिक एंड बायोटिक. बायोटिक या लिविंग को बोलते हैं, जो लिविंग सोर्सेज है, जिसमें लाइफ है, प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट है. अबायोटिक के अंदर मिनरल्स हैं, आयरन है, कोल है, ये सब जिसमें लाइफ नहीं है, लाइफलेस. अच्छा ठीक है, पोटेंशियल हो गया. बस इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस यही है. रिन्यूएबल, लोकलाइज, यूबिक्विटस थोड़ा बोल सकते. देखो विंड जो है तकरीबन हर जगह है, वाटर तकरीबन हर जगह है. लोकलाइज क्या है? यूरेनियम हर जगह नहीं मिलता भाई, यूरेनियम हर जगह नहीं मिलता. एक मिनट यार. हेलो. हाँ जी, हाँ जी. नहीं नहीं मैम, अभी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं सिर्फ. जी. हाँ, अभी तो नहीं है. वी हैव सफिशिएंट फैकल्टी. If you are interested, ma'am, just send me message me right now. I'm in the class. Message me the whatever the description. I'll save your number. WhatsApp पे भेज दीजिए 4488 वाले पे. या ओके. guys, okay, so this is now clear. लोकलाइज क्या होगा? जो एक जगह पाया जाए. जैसे यूरेनियम बहुत कम जगह मिलता है, जैसे कि डायमंड है, अफ्रीका में मिलता है, सिर्फ कुछ ही कंट्रीज में मिलता है डायमंड, हर जगह नहीं मिलता. सो दैट इज नॉट यूबिक्विटस, दैट इज लोकलाइज्ड. चलो भाई, ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे, हो जाएगा. अभी मेरे को डाउट्स पूछो. सॉरी, एक मिनट. अभी मैं ओहो प्रेजेंटेशन तो की नहीं. एक मिनट, मैं समझ गया. या गाइस, ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज यूबिक्विटस हो गया. नॉन रिन्यूएबल सबको पता है यार, जो रिन्यू नहीं हो सकता, पेट्रोलियम, कोल नहीं होता. रिन्यूएबल क्या है? विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल. राइट. तो ह्यूमन मेड, ह्यूमन रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलप. अच्छा, लास्ट का पॉइंट ये होता है, ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे. पहली बात तो अपना जो यूसेज है उसको रिड्यूस कर दें. आप जो भी यूज कर रहे हैं, सपोज करो आप खाने की प्लेटें यूज कर रहे हैं. आज बड़ा तकड़ा ये चला है, अभी पता है तुम्हें? पता है, एक कटलरी बैंक और अपना
इसको क्या वर्ड होता है? कटलरी से दूसरा प्लेट को क्या बोलते हैं अपन लोग? प्लेट्स को क्या बोलते हैं हम? जो चाइना की प्लेट्स होती है, चाइना सिरेमिक्स की। सर बोन क्रॉकरी 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 बैंक, कटलरी बैंक बड़े खुल रहे हैं। एक्चुअली वो स्टील की क्रॉकरी यूज करते हैं। होता क्या है, किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी है, अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी है, बच्चे की बर्थडे पार्टी है, उस बर्थडे पार्टी में डिस्पोजेबल ग्लास यूज करते हैं पेरेंट्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज होती हैं। अब हर साल, हर रोजाना, मतलब एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ किड्स आर गेटिंग देयर बर्थडे सेलिब्रेटेड, और इतना कचरा जमा हो रहा है, और वो कचरा जमा हो जाता है, फिर उसको लैंडफिल में डाला जाता है। बहुत सारे सिटीज के अंदर जो नए प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लोग हैं, उन्होंने ये क्रॉकरी बैंक बना रखा है। एक स्टील की प्लेटें यूज करते हैं वो लोग, साफ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ठीक है। उसको करते हैं, किसका बर्थडे पार्टी है, दे कैन आउटसोर्स फ्रॉम देम, टेक देम, वॉश इट, नॉर्मल वॉश, मतलब प्रॉपर टाइप वॉश नहीं, नॉर्मल पानी से निकाल के वापस दे दो उनको। तो वो लोग ये करते हैं। कुछ लोग तो पैसे नहीं चार्ज कर रहे उसके लिए, वो बोल रहे हैं कि हम तो सोसाइटी के लिए करना चाह रहे हैं, एनवायरमेंट के लिए, ताकि इतना जो कचरा गार्बेज प्रोडक्शन हो रहा है वो रुक जाए, यही प्लेटें हम लोग यूज कर लें। तो उसको बोलते हैं रिड्यूस कर दिया, आपने अपनी रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर दी। बहुत लोग खाना खरीदते हैं, मार्केट से खाना आता है स्विगी से, जोमेटो से, आधा खाते आधे फेंक देते, दैट इज बैड। रिड्यूस करना है, अच्छा ठीक है, रिड्यूस तो कर लेंगे भाई, और क्या करना है? देखो, इस पर क्वेश्चन जनरली आ जाता है कि बड़ा फेवरेट टॉपिक है रिसाइकिल। रिसाइकल का मतलब है कि आपके पास एक, सपोज करो आप कुछ शॉपिंग के लिए गए थे, आपको एक पेपर बैग मिला है, ये नहीं कि आप उसको फाड़ के फेंक दो या डैमेज कर दो, उसको अगली बार फिर यूज कर लो। इंडिया के अंदर तो बहुत चलता है ये, पहले से हम लोग बहुत रीयूज करते हैं। मदर की साड़ी का, जो मैरिज का जो लहंगा है, वो बेटी थोड़ा सा अप डाउन करा के आजकल पहनती है, ये बड़ा नया फैशन चल पड़ा है। फैशन डिजाइनर्स ही करते हैं कि भाई आपकी मदर का जो लहंगा हम उसको रीपर्पज कर दे, वर्ड होता है यूज, रीपर्पज, हम रीफिट कर देंगे उसको। रीफर्बिश भी एक वर्ड है। जैसे पुराने मोबाइल है, जब आप उनको बेच देते हो तो कंपनी उनको क्या करती है, रीफर्बिश कर देती है, थोड़ा चेंज करके कवर वर्ड चेंज कर देंगे उनका, और वो आपको बेच देंगे दोबारा। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ रिसाइकिल। नेक्स्ट इज रिफ्यूज, वेट एवर यू डोंट वांट, यू डोंट नीड, उसको मना कर दो, भाई ये नहीं चाहिए मेरे को, एक मेरी प्लेट में मत डालो, मेरा बेकार जाएगा, खराब जाएगा। रिपेयर, अगर कोई चीज आपके पास है, उसमें थोड़ी डैमेज आ गई, उसको रिपेयर करके यूज करो। एंड लास्ट का क्या वर्ड है, ये क्या लिखा हुआ है यार, रीयूज, पता नहीं, रीयूज होगा, दोबारा से यूज कर लो। ओके, सो ये साइकिल एक चलता है, इसको किसी का भी इसमें 3 आर, शुरू में 3 आर थे, फिर 4 हो गए, अब 5 हो गए, पता नहीं कितने आर लगेंगे इसमें अभी। ओके चलो, आई एम फिनिश विद दिस चैप्टर गाइस। एनी डाउट्स बिफोर वी गो टू नेक्स्ट? या थोड़ा आज क्विक रिवीजन करना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली मेरे नोट्स डैमेज हो गए, मुझे मैनेज करना पड़ेगा, करता हूँ। या एनी डाउट्स इन दिस चैप्टर एंड देन वी गो टू नेक्स्ट चैप्टर? नो, नो डाउट। खासकर वंश और अभिनव और अपना ऋत्विक चंदेल, या नो डाउट। ओके, तस्मिया, एनी डाउट्स? Yes, sir. युवराज, हाँ, एनी डाउट्स इन व्हाट वी हैव जस्ट कवर्ड? No, sir. ओके, या युवराज कहाँ है? युवराज, युवराज कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ दादा, एनी डाउट्स? No, sir. सर पर मेरे को आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछ, तेरा मैसेज भी आया, मैं समझ नहीं पाया क्या मैसेज भेजा तूने। हाँ सर मैं ये चाहता हूँ, सर मैंने आपको वो जो भेजा है ना, क्वेश्चन पेपर और आंसर। हाँ हाँ, सर तो वो हमारा एग्जाम हुआ था, तो मैम ने उसे चेक करा है, तो हमारा अच्छा डाउट हो रहा है कि मैम ने गलत करा है। ठीक है, तो एक कुछ काम नहीं। करता हूँ, मेरे को ना तो दोबारा भेज दे, मैं उसको चेक करा देता हूँ। मैं तो नहीं कर ओके पाऊंगा, सर। मेरे पास तो बेटा टाइम नहीं है, मैं सर अपनी मेरे असिस्टेंट टीचर पास से है, उनको बोल दूँ। हाँ जी ना, जी हाँ, सर मेरे या जी पास हाँ। वो सिविक्स चैप्टर 1 के वो जो आपने हैंड रिटन नोट्स वो कॉन्स्टिट्यूशन का था वो भी है, और वो जो अरिहंत के नोट्स हैं वो भी है। तो रिपोस्ट कर दे बेटा, पोस्ट ओके कर सर। दिया ग्रुप में डाल। हाँ ठीक है युवराज, सेंड इट टू मी, आई विल गेट इट चेक्ड। ओके ओके सर। ठीक है, राइट, ऑलराइट बाय। कोई डाउट नहीं, लेट्स गो टू नेक्स्ट चैप्टर। कौन सा वाला करना है बताओ भाई? सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और हमने किया है। मेरे को अभी ये डाल भी रही है, थोड़ा मेरा टाइम बच जाएगा, मेरे को बाद में रिस्टोर करने पड़ेंगे नोट्स, तो नुकसान हो जाएगा बहुत, नहीं तो दोबारा बनवाने पड़ेंगे पूरे टीचर्स को लगा के। ओके राइट गाइस, दोस्तों इसके साथ शुरुआत करता हूँ। ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं तुम लोगों को पहले भी दिखाया था, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन है। जिन लोगों ने नहीं देखा, युवराज ने नहीं देखा होगा, तस्मिया ने नहीं देखा होगा, बच्चे ये एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। और ये अभी दिसंबर लेटेस्ट है, बिल्कुल ये दिसंबर अभी निकला है, थोड़े दिन 2020 लिखा है इस पे।
इसके अंदर एक हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी चेंजेस आते हैं उसको करके ही भेजते हैं। तो ये बहुत मोटा डॉक्यूमेंट है, काफी मोटा डॉक्यूमेंट है, इसको मैं दिखाता रहूंगा, उसके साथ साथ तुम लोगों को इसकी हेल्प से थोड़ा सिखाऊंगा। सर क्या कोई ऐसी कंट्री है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? एक कंट्री है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में कोई ऐसा बना बनाया बाउंड बुक नहीं है, उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है, ऐसा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने क्या है क्या जब जब जो ऑर्डर निकले हैं वो सारे ऑर्डर उन्होंने एक के बाद एक इकट्ठे रख रखे, जो लॉ बनाए, ये लॉ बनाए, ये बनाए, सीरीज में लगा रखे उनको। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उनके पास, समझ रहे? ऐसा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कि लिख के रखा हो, हाँ सारे रूल्स वगैरह है। वन कंट्री इज देयर, ओके ओके सर। हालांकि उनके कंट्री से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। ओके पहली बात तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर खोल लो भैया, अपना ओपन कर लो वंश, और ये मैं तब तक ग्रुप में देखता हूँ। आप स्क्रीन शेयर कर दो कि मेरे पास चैप्टर नहीं है, बुक नहीं है। अच्छा किसके पास नहीं, कौन बोल रहा है ये बात? तस्मिया सर, मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है। नहीं कोई इशू नहीं, एनसीईआरटी में करा भी नहीं रहा हूँ तस्मिया, मैं करा रहा हूँ अरिहंत से अभी, ठीक है? ओके तो सर। देख लेते हैं अभी, चलो ऑल राइट। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार, एनीवे लाइफ में ऐसे शॉक लगते रहते हैं, पूरा का पूरा एसएसटी फोल्डर ही उड़ गया। ठीक है चलो शुरू करते हैं अभी। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है आपके सामने, कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना मुझसे। राइट ओके राइट गाइस, आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे दूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब लोग ध्यान से सुनो, अभी इसको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो ध्यान से। हमारे कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पहले से, मतलब रूल्स तो आने शुरू हो गए थे, रूल्स ब्रिटिशर्स ने लाने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले जो रूल्स आए थे दे केम इन 1773, लॉर्ड कॉर्नवालिस करके थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। मैं थोड़ा सा इसको डेट के साथ बैकग्राउंड दूंगा, ये वीडियो को दोबारा देखना है आप लोगों ने क्लास के बाद, आई विल ट्राई एंड सेंड इट एज अर्ली एज पॉसिबल। इसके बाद मेरी एक और क्लास है तो उसके बाद भेजता हूँ। हाँ अभी हो जाएगा सिविक्स चैप्टर 1, सिविक्स। ओके तो लॉर्ड कॉर्नवालिस was the first Governor General of India. He was the first GG, Governor General, and this happened in 1773. The first Government of India Act आया था, ब्रिटिशर्स ने बना के भेजा था, ठीक। और उसके बाद 20 ईयर्स के बाद बार बार आता रहा। फिर उसके बाद हमारा 1857 हो गया, 1857 की लड़ाई के बाद फिर दोबारा से आया था, आई थिंक 1873 में फिर से एक और रूल आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता रहा, ये आता रहा, इसमें अलग अलग रूल आते रहे। जीओआई शॉर्ट में लिखा हूँ, जीओआई एक्ट 1935 में जो आया था जीओआई एक्ट, वो बहुत ही डिटेल्ड एक्ट था वो। तो तब तक महात्मा गांधी ने वो अपना सॉल्ट वॉल्ट कर दिया था, दंगा वंगा मचा हुआ था पूरा। लॉर्ड इरविन वाइस राय थे तब, वो थे गवर्नर जनरल वाइस राय थे, तो ये सब चल रहा था। तो ये बहुत डिटेल था। हमारा जब कंट्री आजाद हुआ 1947 में, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके अराउंड 365 के करीब मेंबर्स थे, बाद में 290 रह गए थे क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के कुछ बंदे नहीं आए थे, मुस्लिम लीग वाले अलग हो गए थे। तो इसके चेयरमैन जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो थे BR अम्बेडकर, चेयर, और बाकी बहुत लोग इसके मेंबर्स थे। यही एक्चुअली हमारी पहली पार्लियामेंट भी थी। तो इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू हो गया था तकरीबन आई थिंक 11 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, और ये बन के शुरू हुआ, खत्म हुआ 26 नवंबर 1948 को
हो गया था रेडी। तो तुम लोग ये बोलोगे कि सर अगर रेडी हो गया था तो ये 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, 26 जनवरी का वेट क्यों किया, 2 मंथ्स तक क्यों नहीं किया हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अप्लाई नहीं किया? क्योंकि 1931 में जवाहरलाल नेहरू ने कसम उठाई थी, सब लोगों ने कसम उठाई थी कि भाई हम पूर्ण स्वराज्य लेंगे। 26 जनवरी के दिन सर को आपने पूर्ण स्वराज्य, 1948 लिख दिया आई थी। वो 19 ये करेक्ट है, 49 सॉरी 49 में हुआ था आई थी। 49 तो 95। तो 26 जनवरी का वेट कर रहे थे सब लोग, क्योंकि उस दिन उन्होंने कसम ली थी स्वराज की। तो बोला सर, तो 26 जनवरी से हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन लग गया। अब हमारे को फायदा क्या हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के से पहले पहले दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे, अमेरिका का, आयरलैंड का, रशिया का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, सबके बन चुके थे। तो हमारे जो एक्सपर्ट थे, 300 एक्सपर्ट थे भाई, 114 डेज तक उनकी मीटिंग चली, यानी तकरीबन 114 डेज मीटिंग चली, 2 साल 3 साल उनको लगे लिखने में। उन्होंने बिल्कुल डिटेल में काम किया, बड़ा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। हमारा सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन जो बड़ा रिजिड, बड़ा फ्लेक्सिबल है यूके का, जिसमें वाला लिखा हुआ नहीं है उनका। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है। आज तक 300 साल की हिस्ट्री में सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुए उनके यहाँ चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे यहाँ 114 हो चुके हैं ऑलरेडी 75 ईयर्स में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो फ्लेक्सिबल है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये सब चीजें उन्होंने अलग अलग कंट्री से लिया, किसी कंट्री से कुछ लिया, किसी कंट्री से प्रेसिडेंसी सिस्टम लिया, कहीं से सिंगल सिटीजनशिप ली, कहीं से डबल सिटीजनशिप। जैसे यूएस में डबल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ नहीं है। आप एक बार सिटीजनशिप अगर किसी दूसरी कंट्री की ले लोगे, इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी आपकी। तो उन्होंने बड़ा डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया है, और अलग अलग कंट्री से लिखा गया। 1940 में ये 1950 में अप्लाई हो गया। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कैसे बनाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा, लोकसभा में कितनी सीटें होंगी, 545 सीट्स होंगी, 2 बंदे नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट। ऐसी राज्यसभा में 245 सीट्स होंगी, 12 पीपल विल बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। सब कुछ लिखा हुआ है। 3 मेजर लिस्ट बनाई हुई है। एक का नाम है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, जिसमें वो मामले सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट मोदी जी कर सकते हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, ये सब चीजें। फिर एक स्टेट लिस्ट है जो कि हर स्टेट अपने हिसाब से कर सकते हैं, ट्रेड, पुलिस, लैंड, वो सब। एक कंकरेंट लिस्ट है जिसमें दोनों की शामिल, जैसे एग्रीकल्चर एक मामला है, स्टेट भी बना सकता है कानून, यूनियन भी बना सकता है, सेंटर बना सकता है। दोनों में झगड़ा हो गया तो यूनियन की बात मानी जाएगी। और एक लास्ट पार्ट रखा गया था रेसिडुअल मैटर्स, जो कि जिनको कि नहीं पता अभी आने वाले टाइम में क्या मैटर आएंगे, उनकी पावर दी गई। ये तो बैकग्राउंड है। चलो अब हम तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं वो कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके तुम लोग कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए क्या क्या है जो रेलिवेंट पॉइंट्स है। ओके, सो पहली बात, अच्छा, अगर कोई पूछता व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच लेज डाउन हाउ अ कंट्री विल बी रन। मोदी जी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है जब आपके पास बहुत सारे एमपीज हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस कर सकते हो, पर लिमिटेड है वो चेंज। सुप्रीम कोर्ट आपकी गवर्नमेंट के बनाए हुए चेंजेस को कैंसिल कर सकती है, ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी उनको। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक वर्ड बार बार यूज होता है, स्टेट। स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, दैट इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आईएएस ऑफिसर, आर्मी, नेवी, पुलिस वाला, सब कुछ। पुलिस का जो कांस्टेबल है वो भी स्टेट का हिस्सा है। तो अगर सपोज करो एक पुलिस वाले ने किसी रिक्शा वाले को डंडा मारा, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो हॉस्पिटल में चला गया, और कुछ लोगों ने मिलकर कोर्ट में केस कर दिया, तो कोर्ट का, सपोज करो उस रिक्शा वाले का नाम है रामचंद्र, तो केस का नाम देखो तो क्या लिखा जाएगा, रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। केस स्टेट ऑफ इंडिया के खिलाफ चलेगा रामचंद्र की तरफ से। तो स्टेट का मतलब वो कोई यूपी फूपी नहीं है, वो स्टेट मतलब गवर्नमेंट मशीनरी, राइट। ओके, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या भाई रूल है, डिसाइड करता है पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, मोनार्की चलेगी अपने यहाँ पे कि डेमोक्रेसी चलेगी। फंडामेंटल राइट क्या हो, 5 फंडामेंटल राइट हम लोगों को मिले में, 6 फंडामेंटल राइट मिले, पहले 7 थे। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी था, वो हटा दिया था नेहरू 1951 में। आज हमारे पास क्या क्या राइट है, फ्रीडम टू, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम के अंदर क्या है कि आप कंट्री में कहीं भी जा सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो, कहीं भी जाकर रह सकते हो, कहीं भी व्यापार कर सकते हो, फ्रीडम। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कुछ बोल सकते हो, लिख सकते हो आर्टिकल, तुम्हें कोई पुलिस पकड़ेगी नहीं। नेक्स्ट है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस राइट्स है तुम्हारे, कोई भी धर्म तुम्हें मानना है मान लो भैया, कोई दिक्कत नहीं।
एंड देन कम्स राइट टू, क्या क्या बता दिया मैंने, राइट ऑफ फ्रीडम, कल्चर एंड राइट एजुकेशन। कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, यानी कि अगर आप मुस्लिम हैं, आपको मदरसा खोलना है, आपको अलाउड है। आपको अगर आप बुद्धिस्ट हैं, वो बुद्धि खोलना है, ठीक। आप हिंदू हैं, आपको संस्कृत महाविद्यालय चलाना है, चला लो। ये उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस राइट को बी आर अम्बेडकर ने बोला था, दिस इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू रेमेडियल जुडिशियल रेमेडी का मतलब ये है कि सपोज आज गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल बना दे जो एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को छीन ले। मोदी ने ये यहाँ से निकाल दिया, या फिर अमित शाह ने निकाल दिया, ऑर्डर निकाल दिया, योगी आदित्यनाथ निकाल दिया, कोई भी बंदा रोड पे वो लेके नहीं चलेगा, मोर्चा नहीं निकालेगा, प्रोटेस्ट नहीं करेगा, जो प्रोटेस्ट करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। देन दैट पर्सन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्टली, बीच का कोर्ट की जरूरत नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कोर्ट में जो बोल सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट पे अटैक हो रहा है, मेरे को बचाओ। ये इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और जुडिशियल रेमेडी। सबसे इंपॉर्टेंट है, छठा फंडामेंटल राइट है। ये 6 राइट हो गए हमारे। 7वां राइट है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। इनिशियली था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जब नेहरू, एक्चुअली पहले क्या होता, जमींदार लोग होते थे, बहुत सारी जमीन होती थी, गरीब लोगों के पास जमीन नहीं होती थी बिल्कुल। तो जब नेहरू ने कोशिश करी कि जमीन गरीबों को बांटी जाए थोड़ी थोड़ी इनसे लेके, वो नहीं, वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने बोला फंडामेंटल राइट है। फिर नेहरू जी ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1951 में ये चेंज कर दिया था और उसको एक स्पेशल प्रिविलेज बना दिया था, फंडामेंटल राइट से हटा दिया। अच्छा भैया, माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो माइनॉरिटी के लिए रिलीजियस और कल्चरल वाला पॉइंट डाला हुआ है। हाँ, अच्छा, डिक्टेटरशिप तो सबको पता ही क्या होती है, जो पुतिन की है, किम जॉन उनकी है, वहां वो किसी की नहीं सुनता। उसकी मीटिंग के अंदर एक जनरल साहब सो रहे थे, तो उसने पकड़ लिया उसको फांसी पे लटका दिया उसको बोलते डिक्टेटरशिप। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, मैंने बताया 3 साल लगे थे लिखने में बाहर। अच्छा, दूसरी एक अच्छी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डिसाइड किया कि हम कोई भी काम वोटिंग नहीं करेंगे। वोटिंग से लोगों के दिल में आ जाएगा कि यार ये लोगों ने फेवर किया हो गया, वोटिंग नहीं, सारे सब लोगों को समझा बुझा के सबको लेके चले, तो बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देख लो अभी। सबसे पहला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है जब पावर इज डिवाइडेड बिटवीन 2 डिफरेंट लेयर्स और 3 डिफरेंट लेयर्स। तो हमारे कंट्री जैसे वही किम यूं का है, वहां तो कोई फेडरलिज्म नहीं है। ये रशिया के अंदर पुतिन जो ऑर्डर निकाल देता सब वही मानते हैं, स्टेट भी वही मानते हैं, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट भी। फेडरलिज्म होता है, हमारे यहाँ 3 लेयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज कैबिनेट, स्टेट गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ एंड हिज कैबिनेट, एंड लास्ट इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में 2 आती हैं, जो गांव का एरिया है रूरल, वहां पे होती है पंचायत। पंचायत के 3 लेवल होते हैं, जिला ग्राम पंचायत, जिला समिति, पंचायत समिति और जिला परिषद, जिला पंचायत, 3 लेवल होते हैं। और सिटीज के अंदर होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल। काउंसिल होता है छोटे शहरों की काउंसिल होती है। कॉर्पोरेशन जो बॉम्बे में, दिल्ली में, दिस कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन, उसके हेड को बोलते हैं मेयर। ये हो गया भैया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और साथ में मैंने तुम्हें 3 लिस्ट बताई दी थी, सबकी अपनी अपनी लिस्ट बनी हुई है, उसी पे पावर कर सकते हैं। फिर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ हमारे देश के हर सिटीजन को वोटिंग का अधिकार है, और हर एक की वोट की कीमत वही है, ठीक है। कल को वंश चार जाकर वोट डाल रहा है 18 साल का होने के बाद, उसकी वोट की भी कीमत वंश की भी वही होगी जो मोदी जी की वोट की कीमत है। दोनों की वोट में डिफरेंस नहीं है, सेम नंबर वैल्यू है उसकी। देन सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, सबसे अच्छी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि 3 सेपरेशन ऑफ पावर दिए हैं, हॉरिजॉन्टली, और 3 दिए वर्टिकली। वर्टिकली तो मैं बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डिवीजन, सॉरी वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकली सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट। एक है हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, जिसके अंदर की स्टेट की जो पावर है, गवर्नमेंट की जो पावर है, वो 3 भागों में बटी हुई। सबसे पहले है लेजिस्लेचर, एमपी एमएलए, जो इलेक्शन, जो लॉ बनाते हैं संसद में या फिर विधानसभा में। बीच में है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अंदर सारे आते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, सब लोग जो गवर्नमेंट के रूल को अप्लाई कर रहे हैं, पुलिस सब उसमें आते हैं। एंड लास्ट इज जुडिशरी। जुडिशरी वो लोग हैं जो कोई झगड़ा हो जाए या किसी ने कुछ कर दिया तो उनके पास केस जाता है, जजेस,
सारे जजेस, वकील, ये सब जुडिशियल में आते हैं। तो पावर सबकी बटी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि इतना बड़ा सुप्रीम पावर है, बहुत बड़ी पावर है उसकी, कल उससे कार का एक्सीडेंट हो जाए और उससे एक बंदा मर जाए, तो उनको भी वही प्रोसीजर अपनाया जाएगा, उनको केस होगा उन पे, उनका केस कोर्ट में चलेगा। ऐसे प्रेसिडेंट से कुछ हो जाए, प्राइम मिनिस्टर से कुछ हो जाए, आईएएस ऑफिसर, डीएम से कुछ हो जाए, सबके लिए बराबर रूल चलेगा। तो पावर को बांट दिया गया है। सर आप ये हाँ जी, पीडीएफ ग्रुप पे भेज दीजिए। आ गई ग्रुप में, चली गई है। मैंने नहीं डाली, इसने डाली, अपना जिया ने डाली है। फंडामेंटल राइट्स की बात हो गई है बट बच्चे, और नॉट ओनली दिस, क्या नाम है अपना, तस्मिया, नॉट ओनली दिस, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ पार्ट्स के फोटो खींच के भेजे हुए, वो भी डाल दिया ग्रुप में। ओके ओके सर। नाउ गाइस, फंडामेंटल राइट्स तो तुम्हें बता ही दिए मैंने। फंडामेंटल राइट यहाँ लिखे हुए भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लास्ट इज सेकुलरिज्म। भैया सेकुलरिज्म किस चिड़िया का नाम है? सेकुलरिज्म के दो मायने हैं, एक ही मायना है, उसको दो तरह से बोलते हैं। व्हेन a country's government does not promote any specific religion. नेपाल की गवर्नमेंट कुछ टाइम पहले तक हिंदू गवर्नमेंट थी। भूटान की पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है हिंदू है कि नहीं। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई, दे हैव इस्लामिक गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट इस्लाम को प्रमोट करेगी। वेटिकन सिटी और एक दो और कंट्री है, वहां क्रिश्चियनिटी है, बोलते हैं हमारा तो क्रिश्चियन स्टेट। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती आउट ऑफ द वे जाके, सबके लिए बराबर है। और इसी से रिलेटेड एक पॉइंट था। हाँ, लेकिन जैसे यूएसए के अंदर क्या है, गवर्नमेंट रिलीजियस मामले में बिल्कुल नहीं घुसती, कुछ भी हो रहा हो घुसती नहीं। उनका फर्स्ट अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर डिसाइड किया गया कि गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफियर विद रिलीजन। हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री, मैंने बोला ना, हमारी कंट्री रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल भी है। हमारे कंट्री के अंदर सपोज करो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कोई गलत चीज चल रही है, जैसे सती प्रथा चल रही थी, अब तो नहीं चल रही, पर अगर कहीं हुआ चला किसी जगह, बोला हमारा धर्म है, हमारे धर्म में सती प्रथा लिखी हुई है, कोई भी सती किसी भी वुमेन को जलाने की कोशिश करेगा उसके हस्बैंड की डेथ के बाद, उसको वही सजा मिलेगी जो फांसी की मिलनी, जो मर्डर की मिलनी चाहिए वो होगा। कोई रीजन बोलने लगा हमारे यहाँ तो भाई हम तो ह्यूमन सेक्रीफाइस हमारे यहाँ अलाउड है, गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी उनको। बोले ना ना, तुम्हारे यहाँ अलाउड होगा पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है। इफ एनीबॉडी डज दैट विल पुट यू इन जेल। तो हमारा कंट्री इंटरफियर कर सकता है रिलीजन में अगर किसी का फंडामेंटल राइट हर्ट हो रहा, अदरवाइज नहीं करता अगर हमारा कुछ स्टेट। दैट इज सेकुलरिज्म। ऊपर स्टेट की भी एक डेफिनेशन लिखी हुई थी, देखो ये वाली। सॉवरेन एक वर्ड है, तो समझा देता हूँ। सॉवरेन का मतलब क्या भाई, कौन बताएगा? एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? सॉवरेन मींस you decide your own, you take your own decision. इंडिया एक सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन मतलब अगर हम चाहते हैं आज, सर मैंने एक पार्टी का नाम सुना है, सॉवरेन यूनियन। कहाँ पे सुना है, कहाँ पे आया बढ़िया? सर हिटलर के ऊपर एक कुछ वीडियो देख रहा था, तो उसमें जर्मनी में हाफ हिस्सा अमेरिका और छोटी मोटी, हाँ मैंने भी शायद से कहीं ध्यान आ रहा है मेरे को, सॉवरेन पार्टी, उसको कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बट सॉवरेन वर्ड का मतलब समझा दूं, जो कंट्री अपने डिसीजन खुद ले सके उसको सॉवरेन बोलते हैं। हर कंट्री कहता है हम सॉवरेन है। सपोज करो हमारे इंडिया में डिसाइड करना है कि हम जो है भाई पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगे, उसका दाम घटाएंगे, बैंक का स्टेट ये रखेंगे, ये करेंगे, उसको सॉवरेन बोलते हैं। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, हम लोग तो 1947 में आजाद हो गए थे ब्रिटिशर्स से। श्रीलंका के ऊपर उन्होंने 1973 तक अपना कंट्रोल रखा था। कंट्री को आजाद तो कर दिया, लेकिन 4 ऐसे एरिया थे उनको डिसीजन लेना अलाउड नहीं था, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और एक दो और थे। वो डिसीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से ही लागू करते थे, वो सॉवरेन नहीं थे 73 तक। 73 में सॉवरेन हुए श्रीलंका। हम सॉवरेन पहले से ही हो गए थे 47 से ही। सॉवरेन वो होता है जो कंट्री अपने डिसीजन खुद ले सके। ओके या गाइस, अभी बस माइनॉरिटी क्या होती है? हाँ, माइनॉरिटी क्या होती है, यस। देखो, लेट्स से इन योर स्कूल, in your class there are 100 students, there are 90 girls and there are 10 boys. Now girls are in majority, boys are in minority.
माइनॉरिटी आर दोज पीपल हु आर लेसर इन नंबर्स। हमारे कंट्री के अंदर 3 माइनॉरिटी मानी जाती हैं, बाकी तो मेन 4 है, वैसे तो है तो बहुत सारी, लेकिन मेन 3 मानी जाती है। मुस्लिम्स अभी भी माइनॉरिटी माने जा रहे हैं, क्रिश्चियंस को माइनॉरिटी माना जाता है, सिखों को माइनॉरिटी माना जाता है, हिंदू मेजोरिटी माने जाते हैं। मतलब ये कि जो कम हैं लोग उनको माइनॉरिटी बोलते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जानबूझ के माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देने के लिए कि ये ना हो कल हिंदू ज्यादा है अपनी गवर्नमेंट बनाए और लोगों पर अत्याचार करे, तो उनको स्पेशल राइट्स दिए हुए हैं माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी आपको अपने मदरसे चलाने हैं, आपको अपनी मस्जिदें चलानी है, आप चलाइए, कोई नहीं रोक सकता आपको, लीगली आप बिल्कुल परमिटेड हो। आपको गुरुद्वारा बनाना है, आप परमिटेड हो। आपको चर्च बनाना है, आप परमिटेड है, कोई रोक नहीं। गवर्नमेंट नहीं आपको ऑर्डर, ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं पास कर सकती, चाहे मोदी गवर्नमेंट चाहे कोई गवर्नमेंट हो, कि भाई अभी आज के बाद यहाँ पे कोई चर्च नहीं बनेगा ना, नॉट अलाउड। सुप्रीम कोर्ट में जैसे जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को फटकार लगाएगी, बोलेगी ये क्या कर रहे हो तुम लोग, यू कांट चेंज कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर ए गवर्नमेंट, डू द गवर्नमेंट जॉब। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस अलाउड होते हैं, 2 मेजोरिटी होती है, एक होती है नॉर्मल मेजोरिटी, इसमें आपके पास हाफ से ज्यादा सीट होनी चाहिए, यानी कि 545 है लोकसभा में, आपके पास 273 है, तो आपकी नॉर्मल मेजोरिटी, नॉर्मल पास हो जाएंगे कानून आपके। लेकिन जो अगर तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है तो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, दैट मींस यू हैव टू हैव 2/3 मेजोरिटी, 2/3 ऑफ द पीपल शुड बी देयर। तो 545 का 2/3 कितना होगा, देखो 3 से डिवाइड करोगे तुम तो 545 बेसिकली यू कैन से 30 एंड 330 समथिंग आता, 333 और समथिंग आता, ये होता है, ठीक है। ओके, अभी एक काम करते हैं, व्हाट एवर टाइम वी हैव, लेट्स जस्ट हैव क्वेश्चन आंसर्स या डाउट्स। सर एक और चीज, सर माइनॉरिटी लैंग्वेज में भी होती है? लैंग्वेज में माइनॉरिटी नहीं होती। 22 लैंग्वेजेस है हमारे कंट्री, 1400 लैंग्वेजेस है। 22 लैंग्वेजेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में 6 शेड्यूल के अंदर मेंशन कर रखा है कि ये लैंग्वेजेस हमारे कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन सकती हैं। इंग्लिश उसमें से नहीं है। और बता। हाँ भाई, और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, जो भी डाउट पड़ता है, जो दिमाग में आता है पूछो, क्योंकि अभी नया चैप्टर तो नहीं करा सकता मैं इतने शॉर्ट नोटिस पे। क्या आ गए? सर जॉन मॉन्टेस्क्यू ने हॉरिजॉन्टल सेपरेशन को वो किया था ना इंट्रोड्यूस? हाँ हाँ, मॉन्टेस्क्यू ने किया था। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का एक वो था, फिलोसफर था। और मैं तो सिखाता कैसे अपने स्टूडेंट्स को, कैसे सिखाता हूँ मैं बोलता हूँ कि माउंट पे चढ़ गया वो, माउंटेन पे चढ़ के 3 रस्सियां फेंकी ऊपर से, 1 2 3। एक का नाम था लेजिस्लेटिव, दूसरे का नाम था एग्जीक्यूटिव, और तीसरा नाम था जुडिशरी। याद रखने का तरीका, माउंटेन पे मॉन्टेस्क्यू, जॉन मॉन्टेस्क्यू इसका नाम था। ये बंदा 1780s की बात है। हाँ भाई, और कोई डाउट हो तो पूछो। Sir, I have a क्या doubt. अभिनव? हाँ जी, प्लीज आस्क मी। Sir, which is the gas that make up most stars? That's a good question. Methane is found in many planets. Methane basically, I think methane is the only one. कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जैसे वीनस पे कार्बन डाइऑक्साइड है। Yes, sir, ठीक there है? are many gases. या मेनी गैसेस और मेनली। अच्छा देखो, मैं बता रहा तुम्हें लैंग्वेजेस का, ये 8th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। 8th शेड्यूल का मतलब लिस्ट होता है। ये 22 लैंग्वेज लिखी हुई है। ये लैंग्वेज इंडिया की लैंग्वेज मानी जाएंगी। असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयाली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये लैंग्वेजेस जो है 22 लैंग्वेज मानी गई, इंग्लिश नहीं इनमें। हाँ जी, समझ गए श्रीका? Yes, sir. ओके हाँ, नहीं, यू अंडरस्टूड। गैसेस ऐसा देखो, कहीं भी प्योर गैस तो है नहीं, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बट मेनली मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर व्हाट आर फाउंड नॉर्मली। Okay, sir. Okay, right guys, any other doubts? No, sir. No doubts? Okay, chalo, so we have around 3 minutes left. If you, Doubt. yeah, please ask the doubt. Sir, ऋत्विक, which आपके वो केमिस्ट्री के केमिकल इक्वेशन वाले डाउट में क्लियर करूंगा, इनके कल एग्जाम हो जाए उसके बाद शुरू करूंगा। कल सेल भी शुरू करना में ही नहीं है सर, केमिस्ट्री में मुझे भी बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है, कल शुरू करेंगे। हाँ वंश, क्या बोल रहे हैं? सर? मुझे लगा ऋत्विक क्लास में नहीं है, बट है वो।
है ऋत्विक का भी। हाँ या गो अहेड श्रीका। Sir, which is the alloy which contains the metal zinc and copper? स्टील हैज गॉट अच्छा जिंक एंड कॉपर। ओहो Yes, वैसे sir. स्टील में भी डलती है जिंक कॉपर, बट जो मेन है दैट इज व्हाट यू कॉल पीतल बोलते हैं इसको, जिसको पीतल को क्या बोलते हैं हम अपन, ब्रास। Okay, ठीक है, sir. ब्रास के अंदर जो होता है, पीतल के अंदर जिंक और कॉपर ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी, आई थिंक 40-60 का रेशियो रहता है। Okay, sir. या शिव एनी डाउट्स? शिव चौधरी। नो सर। अच्छा क्लास में कोई ऐसा बंदा है जो मिसिंग है? जिया है, उमर है। उमर यू आर देयर? अच्छा उमर तो दूसरी उसमें चला गया। सर ही लेफ्ट। हाँ नहीं मेरे को ध्यान आ गया, वो तो मेरे दूसरे बैच में आ गया। शिव है, वंश है, अभिनव है, अर्णव नहीं आज। अर्शिया इज देयर? अर्शिया यू आर देयर? यस सर। ओके ऋत्विक है, सिया है, ऋत्विक तावरी, ऋत्विक चंदेल, श्रीका, तस्मिया एंड युवराज माथुर। ठीक है ओके युवराज मेरे को दोबारा से सेंड कर दे, मैं दोबारा चेक करा दूंगा आपका वो। ठीक है सर कर दिया। ठीक। युवराज आपका स्कूल कौन सा है? जीडी का। नहीं व्हाट इज विच योर स्कूल? सर जीडी गोइंग का। जीडी गोइंग का। ओके राइट गाइस चलो लेट्स फिनिश द क्लास देन एंड टुमारो कैन वी वंश तुम्हारा कल एग्जाम हो जाएगा ना? यस सर। तो कल हम सेल शुरू कर दें। साइंस पहले तो डाउट ले लेंगे, केमिकल केमिस्ट्री के जो डाउट्स हैं, और कल फिर सेल शुरू करें। ठीक है ओके सर। ओके गाइस सो टुमारो वी स्टार्ट सेल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा तुम लोगों को, बहुत अच्छे समझ में आएगा देखना। ओके बट ये ध्यान रखना इसके जो नोट्स बनाओगे उसमें स्पेस छोड़ना है। ये सेल का चैप्टर 9th में भी है और 10th में भी है और बड़ा बड़ा है, तो स्पेस छोड़ देना, 2-3 पेज उसके एक्स्ट्रा छोड़ना। मैं ये नहीं चाहता कि 9th में तुम दोबारा से बनाओ, उन्हीं पेजों को अपन निकाल लेंगे और नई नोटबुक के अंदर आप स्टेपल कर लेना ताकि आपकी मेहनत बच जाए। ओके सर। श्रीका एनी डाउट्स नाउ? No, sir. चलो ओके गाइस वी मीट टुमारो। बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय सर। बाय बाय गाइस, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। बाय सर। Bye, sir. Good night. बाय गुड नाइट।